सर आईओएस चैप्टर क्वाइट अच्छा है, छोटा सा चैप्टर है, बट एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आएंगे और चांसेस हैं कि आएंगे, क्योंकि मई और जून में सी और सी में दोनों में नहीं आया था, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये अभी जो अटेम्प्ट है सितंबर जनवरी और सीएमए वालों का दिसंबर, उसमें आने के बेहद चांसेस है। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सर इससे, ठीक है। तो आईओएस की बात जब होती है तो आईओएस इज डैम इजी, वो बोलता है सर सिंपल सी बात है, कंडीशन है कुछ, सेक्शन 56 बोलता है चार्जिंग सेक्शन है, और चार्जिंग सेक्शन बोलता है अगर मेरे में कोई बात कवर नहीं होती तो मेरे लिए ये हेड ही इररिलेवेंट हो जाएगा। तो देखो क्या बात है, सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ इनकम होना चाहिए, दूसरा इनकम एग्जेम नहीं होना चाहिए, और तीसरा इनकम कोई दूसरे हेड में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों में से एक भी बात टूटी तो आप आईओएस हेड में टैक्सेबल नहीं होगे, ठीक है। फिर हम सेक्शन 56 पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने बोला सर डिविडेंड इनकम, लॉटरी इनकम या एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर फंड, अगर पीजीपी में टैक्सेबल नहीं है तो यहाँ टैक्सेबल है। इंटरेस्ट मैंने आपको हमेशा से सिखाया, जितने भी इंटरेस्ट होते हैं वो यही टैक्सेबल होते हैं, ठीक। अगर आपने प्लांट मशीन फर्नीचर वगैरह किसी को किराए पे दिया है तो सरकार बोलती है अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आप आईयूएस में टैक्सेबल हो, बिजनेस है तो पीजीपी में टैक्सेबल हो। कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके लिए हमने प्यार से ये सीखा था, या तो आप सैलरी में कवर हो जाओगे कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी में, या तो पीजीईपी में, और दोनों जगह नहीं हुए तो फिर आईयूएस बोलता है मैं यहां पर हूं। इसके बाद अगला था सर शेयर इशूड बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ था, और अमेंडमेंट से ये वर्ड इन्होंने हटा दिया सर, बीइंग अ रेसिडेंट। मतलब अब अगर एक प्राइवेट कंपनी किसी नॉन रेसिडेंट को भी सर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में इशू करती है शेयर्स, तो सरकार बोलती है उस केस में आईयूएस में टैक्सेबिलिटी आएगी किसके हाथ में, रिसिपिएंट के हाथ में। याद रखना सर, ठीक है, याद रखना कंपनी की बात नहीं कर रहे हम, रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीइंग अ रेसिडेंट हटा दिए सर अमेंडमेंट से, तो नॉन रेसिडेंट के हाथ में भी अगर प्राइवेट कंपनी प्रीमियम में शेयर इशू कर रही है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें हम कुछ बातें और आगे पढ़ते हैं, कुछ चीजें हम पढ़ते हैं कि सर वेंचर कैपिटल कंपनी या फिर स्पेसिफाइड फंड, इन लोगों को छोड़ देते हैं सर। क्या कर रहा है, पढ़ना तो फोन के चला रहा है। अगला इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, ये हमने बहुत सिंपल पढ़ा था सर, एनहांस कंपनसेशन या इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल कंपनसेशन 50% टैक्सेबल होता है, ये हम पढ़ के आते हैं सर, और 50% किसकी टैक्सेबिलिटी होती है, सर फोन नहीं चलाना है। सर अगला है एडवांस मनी फॉरफिटेड, एडवांस मनी फॉरफिटेड के लिए हमने बोला था सर 1/4/2014 के बाद का होगा तो आईयूएस में टैक्सेबल है, उससे पहले का होगा तो कॉस्ट में से माइनस होता है। ये पॉइंट तो मेरे को लगता है डेफिनेटली सबको घोट के पी जाना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में बेहद आने के चांसेस है। ये आया ही नहीं है सर मई जून में, ना सीए में आया ना सीएमए में आया, तो ये आने के तो बेहद चांसेस है, बेहद, चाहे सितंबर वाले हो जनवरी वाले हो। अमेंडमेंट पूछा ही कहाँ था इनकम टैक्स के मई में, अब पूछने के बहुत चांसेस है। मेरे को लगता है ये बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग अ सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। सेक्शन 1010D, याद है 1010D में हमने क्या पढ़ा था सर कि प्रीमियम की अमाउंट अगर आपकी 10, 15 या 20% से ज्यादा ना हो तो उस केस में अगर आपको जो लमसम पैसा मिलता है वो लमसम पैसा एग्जेम्प्ट होता है, प्रोवाइडेड, इन्होंने क्या किया था 1/4/2023 के बाद कंडीशन डाल दी थी। कंडीशन ये डाली थी सर कि जो आपकी एलिजिबल एलआईपी है वो एलिजिबल एलआईपी की कैटेगरी में तभी कवर होगी सर जब आपका 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए प्लस 5 लाख। ये दो बातें हमें याद रखनी थी सर, एक 10% और दूसरा 5 लाख, ये दो बातें हमें याद रखनी जरूरी थी सर, ठीक है। याद आया सर, ये हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को तो लगता है एक स्टूडेंट को डेफिनेटली याद रखना चाहिए, ठीक है। और अगर वो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं तो उनके लिए परसेंट कितना होगा 15%, तो याद रखना सर 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए, और जो प्रीमियम की टोटल अमाउंट है वो एग्रीगेट करके 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा नहीं होती है तो उस केस में जो आपको लमसम पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, अदरवाइज सर लमसम पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव है, 10% और 5 लाख, दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव है। अगर मान लो आपका प्रीमियम 12% है और आपका जो एग्रीगेट प्रीमियम आ रहा है वो 4,20,000 आ रहा है,
तो सरकार बोली उस केस में वो एलिजिबल एलआईपी नहीं है, उस केस में जो लमसम मिलेगा एंड पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को डेफिनेटली याद रखना चाहिए। सर एक होता है एलिजिबल एलआईपी, एक होता है ट्रिपल ई एलआईपी, ठीक है, एलिजिबल एग्जेम्प्ट एलआईपी। ट्रिपल ई एलआईपी और एलआईपी में, एलिजिबल एलआईपी में अंतर क्या है? सर अभी आप लोग एग्जाम दे रहे हो 23-24 में, ठीक है, तो अगर 23-24 की बात करोगे तो इस ईयर की जो एलआईपी होगी वो एलिजिबल एलआईपी होगी, ठीक है, इस ईयर की एलआईपी एलिजिबल एलआईपी। और अगर इसके बाद की एलआईपी की बात करोगे, इसके बाद मतलब 24-25 की, इसकी एलआईपी की बात करोगे तो वो ट्रिपल ई एलआईपी होगी। ये थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखना, मुझे तो याद रहेगा, आपको ध्यान रखना है। इसके मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराए हैं, बहुत कॉम्बिनेशंस कराए हैं, मेरे हिसाब से इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसका नाम मई 24 के आरटीपी में क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और आपको ये भी ध्यान रखना है सर कि अगर डेथ का केस है और अगर लमसम पैसा मिलता है तो डेथ के केस में लमसम पैसे में टैक्सेबिलिटी नहीं आती। डेथ इज वन ऑफ द एक्सेप्शन, जहां पर सर हो सकता है आपका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा भी हो और हो सकता है 10% से ज्यादा भी हो, बट अगर डेथ का केस है तो लमसम जो भी मिलेगा वो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो डेथ को अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो आरटीपी में क्वेश्चन दिया है वो डेथ को लेके दिया हुआ है और एलिजिबल एलआईपी को लेके दिया हुआ है। सीए वाले तो जरूर देख के रहेंगे, सीएमए वालों को भी ये क्वेश्चन देखना चाहिए, क्योंकि सीए वालों के आरटीपी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के मेरे को तो बेहद चांसेस लगते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से एग्जाम में पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे से कोई पूछेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आईयूएस में, तो एलिजिबल एलआईपी और ट्रिपल ई एलआईपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। आई बात समझ, क्लियर हुआ ये सबको? ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। एलआईपी, इसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें लिखाई भी थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, कि सर अब जब एलआईपी प्लान होता है तो एलआईपी दो टाइप का होता है, एक होता है यूलिप, एक अदर एलआईपी। यूलिप जो होता है ना सर, जो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, जो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, वो कहां पर कवर होता है? कैपिटल गेन में कवर होता है, प्रोवाइडेड उसकी प्रीमियम किससे एक्सीड करना चाहिए? 2.5 लाख से एक्सीड करना चाहिए। और अगर अदर एलआईपी है तो हमें अदर एलआईपी के केस में आईयूएस देखना पड़ता है, अदरवाइज देखना भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने रेगुलर क्लासेस में भी ये चार्ट बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान rखना, ये एलआईपी और यूलिप और अदर एलआईपी का प्लान, ठीक है। आईयूएस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद बात आती है डीम डिविडेंड। यहां से आईयूएस इजी है सर, यहां से जो आईयूएस है वो रेगुलर है, हम कुछ नया नहीं पढ़ते हैं, वही नॉर्मल बातें हैं, अमेंडमेंट कुछ नहीं है सर, ठीक है। बट इससे पहले वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो अमेंडमेंट है, वो बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, उसको डेफिनेटली याद रखना। सर डिविडेंड की बात जब होती है तो डीम डिविडेंड वेरी सिंपल, सरकार बोलती है कुछ केसेस है यहाँ पर हम डीम डिविडेंड मान के चलते, तो सेक्शन 222 है, उसमें ए बी सी डी ई 4-5 केसेस है, 5 केसेस में सरकार बोलती है हम इसे डीम डिविडेंड मान के चलते हैं। आपको क्या लगता है? इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट हम इसे डीम डिविडेंड मान के चलते हैं। शुरू के 4 केसेस में आपके पास अगर रेवेन्यू नेचर का या कैपिटल नेचर का, दोनों में से कोई भी नेचर का अगर प्रॉफिट होता है तो सरकार बोलती है जितना आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना डीम डिविडेंड है, ठीक। बट सर अगर फिफ्थ वाले की बात करो तो फिफ्थ वाले केस में आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि सर ये प्राइवेट कंपनी, लोन एंड एडवांसेस की बातें हैं सर, तो उस केस में जितना हमारे पास रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट होता है, नॉट कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर का कवर नहीं होता है यहाँ पर, जितना रेवेन्यू नेचर का हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उतना ही डीम डिविडेंड माना जाएगा, उससे ऊपर नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सर, आरटीपी में इसका क्वेश्चन है, कौन सी आरटीपी है एमटीपी में क्वेश्चन है सर, अभी मे वालों में बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर, जिसमें वो चेक किए कि कितने स्टूडेंट को ये लोन एंड एडवांसेस वाली बात याद आ सकती है, क्योंकि वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन के फॉर्म में दिए हुए हैं। और नहीं अभी वाली सितंबर की आरटीपी में क्वेश्चन है इसका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि वो आपसे डीम डिविडेंड भी चेक किए, टीडीएस का प्रोविजन भी चेक किए। एक स्टूडेंट को पहले ये समझ आना चाहिए कि वो डीम डिविडेंड है कि नहीं, दूसरा फिर उसको ये समझ आना चाहिए अगर वो डीम डिविडेंड है
तो उस पे सर टीडीएस का इंप्लीकेशन है कि नहीं, और अगर टीडीएस का इंप्लीकेशन है तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि नहीं। क्या गजब क्वेश्चन है सर, 3 प्रोविजन एक साथ सरकार छेड़ दिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो इंस्टीट्यूट जो पूछी है सितंबर 24 के आरटीपी में, मेरे को तो वो बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा। एक तो डीम डिविडेंड है कि नहीं, एक उसमें टीडीएस है कि नहीं, और अगर टीडीएस है तो रिटर्न फाइल करना है कि नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रिटर्न फाइल में भी ना अमेंडमेंट थी मई 24 के लिए, बट सालों ने पूछा नहीं था। अब थी तो सही, इंस्टीट्यूट पूछी नहीं थी, तो इस बार तीनों को मिला के एक साथ क्वेश्चन बनाएंगे। तो मेरे को तो ये अच्छा लगता है कि अगर कोई लोन एंड एडवांसेस है, प्राइवेट कंपनी का केस है, वो किसी शेयर होल्डर जो बेनिफिशियल ओनर है, होल्डिंग नॉट लेस देन 10% वोटिंग राइट, या किसी कंसर्न में जहां पर वो शेयर होल्डर सर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता हो, ऊपर वाला शेयर होल्डर, या तो फिर टू एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर। इन तीनों केसेस में अगर कोई प्राइवेट कंपनी लोन एडवांसेस दे रही है तो सरकार बोलती है उसको हम डीम डिविडेंड मानेंगे, उतना ही मानेंगे जितना उसके पास रेवेन्यू नेचर का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो। ठीक है, ये ध्यान रखना सर। इसके बाद कुछ एक्सेप्शन है सर, जो डीम डिविडेंड की कैटेगरी में नहीं आते, जहां पर कंपनी अपने खुद शेयर परचेस करती है सर, डीमर्जर के थ्रू कंपनी रिजल्टिंग कंपनी शेयर होल्डर को शेयर देती है, या तो कंपनी सेट ऑफ कर रही है। इसका भी एक क्वेश्चन है, कब देखा था मैं, याद नहीं आ रहा मेरे को। सेट ऑफ वाला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा है सर, जहां पर डिविडेंड दे रहे हैं और सामने वाले शेयर होल्डर से कुछ लेने का बनता है, तो अगर सेट ऑफ कर रहे हो तो सर वो सेट ऑफ को डीम डिविडेंड नहीं माना जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना। एनी एडवांसेस लोन वगैरह अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उसको डीम डिविडेंड की कैटेगरी में कवर नहीं करते हैं सर, लोन एडवांसेस को। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्शन सी और डी के केस में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर इशूड फॉर फुल कैश कंसिडरेशन, where a holder of the share is not entitled in the event of liquidation, not entitled। अगर उसको लिक्विडेशन में कुछ नहीं मिलने वाला था और फिर भी अगर उसको कुछ मिलता है, तो सरकार बोलती है उसको हम डीम डिविडेंड की कैटेगरी में नहीं कवर करते। ये वाले पॉइंट का रिलेवेंस सर कैपिटल गेन से होता है, तो कैपिटल गेन अगर आपको अच्छे से आता है तो इस पॉइंट का रिलेवेंस बड़ा जबरदस्त बनता है। कैपिटल गेन से कनेक्शन पे ये वाले पॉइंट का भी रिलेवेंस बहुत अच्छा बनता है कि सर कोई शेयर होल्डर है, उसको लिक्विडेशन में कुछ रिजर्व से मिलता है तो उसको डीम डिविडेंड मानते हैं। कोई कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, फिर भी उसको रिजर्व से कुछ मिलता है, तो सर उसको डीम डिविडेंड की कैटेगरी से बाहर करते हैं, ये वाले पॉइंट से। ये ध्यान रखने वाली बात है, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर हमने बोला सर टैक्सेबिलिटी डिविडेंड इनकम या म्यूचुअल फंड की इनकम में, तो सरकार ने सिंपल बोला सर ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। 5,000 से ऊपर रहा तो टीडीएस का इंप्लीकेशन, सेक्शन 194 और 194 के, ये दो सेक्शन पिक्चर में आते हैं और टीडीएस की बात होती है कितना, 10%। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिविडेंड इनकम का अर्न करने के लिए आप एक्सपेंस माइनस कर सकते हो, बट कितना एक्सपेंस माइनस कर सकते हो, 20%। वो 20% कौन सा एक्सपेंस होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर सिर्फ इंटरेस्ट नेचर का एक्सपेंस माइनस हो सकता है, उसके अलावा कोई और एक्सपेंस माइनस नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अति में इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम 20% है, 20 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब कुछ बातें हैं जो मेरे को लगता है टीडीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आईयूएस में भी कनेक्ट करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट है, ग्रॉसिंग अप तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे सर, छोड़ना नहीं। ये इन्हीं पॉइंट, ये इसी को लेके सर 5,000 के अमाउंट को लेके ही चेक कर रहा है कि कितने स्टूडेंट को टीडीएस याद है। अभी आरटीपी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, ये तो सभी को पता है सर, गैमलिंग, बैटिंग, ये सब नेचर का रहेगा, तो सरकार ने बोला सर उस केस में 30% फ्लैट टैक्स लगता है सर। ठीक है, फिर 194 डबल बी जे, सर ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये नया है सर। यहाँ पर सर 30% की टैक्स की बात है सर, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ठीक है, 4% एजुकेशन सेस भी लगेगा सर। ठीक, उसके बाद एक्सपेंडिचर वगैरह मिलते नहीं है, एक्सपेंडिचर मिलता नहीं है, डिडक्शन मिलता नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा तो इस पॉइंट से कनेक्ट करेगा वो। विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग दे देगा और चेक करेगा कितने स्टूडेंट है जो इसकी डिडक्शन लेते हैं सर। ठीक है, और आप बेसिक एग्जामिशन लिमिट को भी इससे यूज नहीं कर सकते, फ्लैट 30%। ध्यान रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट था, पूछा नहीं है, सितंबर में नहीं आया तो दिसंबर जनवरी दोनों में आएगा सर। सीएमए वालों तो तैयारी हो जाओ, दिसंबर में आएगा ही, अमेंडमेंट आया नहीं है, जनवरी में तो आएगा ही, अगर सितंबर में नहीं आया तो। उसके बाद अगला है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये मैंने आपको सिंपल बताया था सर, कोई भी टाइप का इंटरेस्ट हो
वो सब आईयूएस में टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट मतलब ही आईयूएस में टैक्सेबल। बट इंटरेस्ट के केस में याद रखना कि सर आपको ग्रॉस अप करके दिखाना पड़ता है। और मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि सर आपको लैंग्वेज से समझ आना चाहिए एग्जाम में कि सर उसमें टीडीएस कटा है कि नहीं कटा है। ये आपको लैंग्वेज से समझ आना चाहिए। कैसे समझ आएगा? सर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव्ड दिया हुआ है मतलब उसमें टीडीएस कट चुका है। और अगर डिविडेंड फ्रॉम दिया हुआ है तो उसमें टीडीएस नहीं कटा है। आपको समझना होगा, मुझे तो समझ आता है। इस बार के आरटीपी में यही पॉइंट पे खेल दिए। बड़ा जो क्वेश्चन है आरटीपी का, इनकम टैक्स का, उस बड़े क्वेश्चन में इसी पॉइंट पे खेल दिए। ये कहीं बोला ही नहीं है बाजू में कि वो नेट है कि ग्रॉस है। बट एक स्टूडेंट का चेक कर रहा है दिमाग कितना चल रहा है कि 5,000 से ऊपर है तो डिविडेंड में टीडीएस है। अब टीडीएस है तो वहां पर लिखा हुआ डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव मतलब टीडीएस कट गया है सर। तो ये चीज चेक किया उसने, बहुत अच्छा पॉइंट लगा मेरे को। ठीक है, बाकी तो सर सेक्शन 193 बोलता है कि 5,000 से ज्यादा होगा तो 10% टीडीएस है और 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड्स पे 10,000 की लिमिट है सर। अच्छे से पढ़ लो, टीडीएस में अमेंडमेंट है सर। मी वालों के लिए अमेंडमेंट आ गई है, आप लोग के लिए इररिलेवेंट है। जो अपन ये पढ़ते थे सर कि एक पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है तो उस पर टीडीएस नहीं होता है, अब उस पर भी टीडीएस है। तो थोड़ा सा पढ़ लो, टीडीएस में भी बहुत चेंजेस है अंदर अंदर ही अंदर। ये तो मैं आपको ऊपर का बता रहा हूँ, अंदर अंदर भयानक चेंजेस है। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट की बात होती है तो ये तो मेरे को ऐसा लगता है इजी है। इसमें इतना कुछ खास रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल होता है कि कैश गिफ्ट है 50,000 से ज्यादा है तो सरकार बोलती है भाई सिंपल सी बात है, जो रिसिपिएंट है उसके हाथ में आईयूएस की टैक्सेबिलिटी आ जाएगी सर। और ये जो 50,000 देखते हैं हम एग्रीगेट देखते हैं, मतलब अगर किसी का पर्सन का 50,001 रुपीज भी हुआ तो पूरा 50,001 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब पढ़ते हैं तो इसको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसको आप कैपिटल गेन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कैपिटल गेन से भी कनेक्ट करेंगे और पीजीबीपी से भी कनेक्ट करेंगे, ये दोनों से। कैपिटल गेन में सेक्शन 50 सी होता है और पीजीबीपी में 43 CA होता है। ये दो सेक्शन के साथ साथ इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे सर। हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से बहुत मतलब होता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और आपकी वैल्यू क्या दोनों में 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस है? अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो आईयूएस में रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल। अगर सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और आपके कंसिडरेशन के बीच में फॉर अ कंसिडरेशन है तो फिर उस केस में सर 10% और 15,000 ये चेक करते हैं, उससे ज्यादा डिफरेंस होगा तो रिसिपिएंट के हाथ में आईयूएस में टैक्सेबल। याद रखना, आईयूएस जो बात करता है वो रिसिपिएंट के हाथ में बात करता है। आईयूएस कभी भी सामने जो पर्सन सप्लाई कर रहा है, जो पर्सन है उसके हाथ में नहीं, जो रिसीव कर रहा है पैसा उसके हाथ में बातें करता है सर। फिर ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की लड़ाई है ये हम पहले भी लड़ चुके हैं। इसको अगर आप सेक्शन 50 सी या 43 CA के साथ पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छी क्लैरिटी रहेगी क्योंकि वहां पर हम बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी। इस पॉइंट पे खेल दिया। मैं कल या परसों ही एक केस सिनेरियो सॉल्व कर रहा था, बहुत अच्छा खेला था सर इस पॉइंट पे मूवेबल प्रॉपर्टी में, बहुत प्यारा खेल दिया था। वो ये चेक किया था कितने स्टूडेंट को ये याद रहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी एग्रीगेट करके चेक करते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए सर, मूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेट करके चेक किया जाता है सर 50,000 की लिमिट। ये याद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा याद ही एग्जाम में। सर कैश और मूवेबल प्रॉपर्टी में 50,000 की लिमिट एग्रीगेट करके चेक करना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेट मत करना। और यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत प्यारा केस सिनेरियो था जो मैं कल या परसों ही सॉल्व किया था, बहुत अच्छा केस सिनेरियो। मेरे को लगता है वो आईयूएस का बेस्ट केस सिनेरियो है। अगर एग्जाम में आना है तो वो आ सकता है केस सिनेरियो, गारंटीड आ सकता है। 18 या 19 नंबर का है, शायद 18 या 19 कुछ ऐसे ही होगा। बहुत अच्छा केस सिनेरियो है, उसको जरूर देखना, अच्छी क्लैरिटी होगी आईयूएस में आपको। ठीक, फिर हमने बोला कुछ एक्सेप्शन है सर, जहां पर सर ये जो सम रिसीव होता है या प्रॉपर्टी रिसीव्ड होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है। सर अगर रिलेटिव से ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज है, अच्छा रिलेटिव बहुत ध्यान रखना। वो जो केस सिनेरियो था उसमें रिलेटिव में भी खेल दिया था। तो मेरा एक क्वेश्चन, फादर्स ब्रदर रिलेटिव में आते हैं कि नहीं? लॉ तो नहीं आई थी, बकवास। हम टैक्स की बात कर रहे हैं। हाँ ये रिलेटिव। पहली गलती,
बोला ना वो केस सिनेरियो अच्छा है, मतलब अच्छा है, बवाल है वो केस सिनेरियो। 18 या 19 नंबर का केस सिनेरियो, अब इतना याद नहीं है मेरे को एकदम एग्जैक्ट कौन सा नंबर है, बट 18 या 19 नंबर का केस सिनेरियो, जब बोल रहा हूँ अच्छा है मतलब अच्छा है, खेल दिया उसमें मतलब खेल दिया। बूढ़े कौन अलाउड नहीं है? बच्चे अलाउड नहीं है, बच्चे कवर नहीं होते, बूढ़े तो सभी आ जाते हैं। लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट तो आप डाल ही रहे हो सर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस है। मैं बोल रहा हूँ जब वो केस सिनेरियो बहुत अच्छा है मींस अच्छा है। साले ने इतना घुमाया है ना उस केस सिनेरियो में, इतनी गलती के स्कोप है उस केस सिनेरियो में, बाप रे बाप, हर एक पॉइंट पे अलग अलग टाइप से ट्विस्ट खेल दिया आपसे। उसके बाद कल मैंने एक कल ही तो कल कल 20 नंबर की केस सिनेरियो डाला क्या मैं? 19 या 20 दो में से एक डाला हूं कल मैं एक 19 या 20 डाला, उसमें क्लबिंग का क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप, अलग ही मजे ले रहा है वो क्लबिंग में, पूरा क्लबिंग पूछ दिया साले ने, एक क्वेश्चन एक केस सिनेरियो में पूरा क्लबिंग पूछ दिया। बहुत अच्छे, ये सब देख के जाना चाहिए, इन्हीं से कॉन्फिडेंस आता है, इन्हीं से कंसेप्ट क्लैरिटी रखते हो, ठीक है। फिर अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस मिले, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर मिले, तो इन सब केसेस में मनी या प्रॉपर्टी मिलती है तो टैक्सेबिलिटी नहीं आती। लोकल अथॉरिटी, फाउंडेशन, ट्रस्ट वगैरह, ये याद रखना, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर आपको सेक्शन 13(3) के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी या मनी मिलती है तो वो एग्जेम्पशन में कवर नहीं होती, वो टैक्सेबिलिटी में आती है। इसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है ये वाला पॉइंट है जिसमें मैं सीए फाइनल में क्वेश्चन देखा था, फॉर एन इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड एंड एस्टैब्लिश्ड सोली फॉर द बेनिफिट ऑफ अ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, जो रिलेटिव जो आपने नीचे पढ़ा उसके बेनिफिट के लिए अगर उसके बेनिफिट के लिए आपने कोई ट्रस्ट क्रिएट किया है तो वो भी एग्जेम्पशन में कवर हो जाता है। ये तो घोट के पी जाओ, इसका क्वेश्चन मैं कहां देखा, मे में देखा, मे वाली आरटीपी या एमटीपी में देखा था सर, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं आया है। किस में देखा यार, मई में देखा या सितंबर के आरटीपी में देखा था इसका क्वेश्चन, क्योंकि अमेंडमेंट हुई थी बट आया नहीं था एग्जाम में। अभी इंस्टीट्यूट इसको पूछेगी सर, गारंटीड पूछेगी सर, क्योंकि कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको पैसा मिल रहा है सर तो एग्जेम्प्ट है बाय एन इंडिविजुअल, याद रखना सर, ठीक है, बाय एन इंडिविजुअल। दूसरा ये वाला पॉइंट है जिसको सैलरी में कवर कर रहा है वो, इसको तो मैं सैलरी के क्वेश्चन में देखा था, इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी में देखा था, बाय अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन, तो आदमी मर गया और उस केस में एम्प्लॉयर पैसा देता है तो कोई लिमिट ही नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने देखा था उसमें एम्प्लॉयर 12 लाख या 14 लाख दिया था, इंस्टीट्यूट चेक कर रही थी कि कितने लोग ये 10 लाख की लिमिट पे कंफ्यूज होते हैं। एम्प्लॉयर देता है तो कोई लिमिट ही नहीं है, एनी अदर पर्सन देते हैं तो एग्रीगेट में सर 10 लाख चेक किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो भयानक इंपॉर्टेंट कि सर डेथ के 12 मंथ्स के अंदर आपको पैसा मिल जाना चाहिए और आपको डिटेल्स वगैरह मिलनी चाहिए सर, ठीक है। और इसमें फैमिली का मतलब याद रखना, क्योंकि सर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर डिपेंडेंट होना चाहिए इंडिविजुअल के ऊपर। ये मतलब ये वाला जो अमेंडमेंट है जो ये पूछा नहीं है, ये वाला और ये पॉइंट, इसको तो एकदम मतलब अच्छे से याद रखो, जो चीज एकदम पूछा नहीं पिछले 2 बार में इंस्टीट्यूट पूछेगा, ठीक। फिर प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब सर इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी आर्ट ऑफ वर्क, बुलियन, तो टैक्सेबल है। वर्चुअल डिजिटल एसेट यहां पर ऐड की गई है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट का कोई अगर गिफ्ट दिया तो वो भी टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा। आप लोगों में क्वेश्चन नहीं है इसका, सीए फाइनल में इसका क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग में पूछने में क्या दिक्कत है, टैक्स तो टैक्स ही होता है सर, वो क्वेश्चन इंटर में पटक देगा, कौन सी बड़ी बात है, टैक्स तो टैक्स ही है, टैक्स थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपसे भी आ सकता है सर कि अगर किसी ने वर्चुअल डिजिटल एसेट किसी को गिफ्ट किया तो उस केस में क्या टैक्सेबिलिटी है सर, ध्यान रखना। उसके बाद है सेक्शन 57 जो डिडक्शन देता है सर,
इसमें ये डिविडेंड वाले में डिडक्शन आप गड़बड़ कर सकते हो सर, मेरे को जो लगता है वो यहीं पर गड़बड़ कर सकते हो, यहीं पर गड़बड़ कर सकते हो। ठीक, इसमें 20% याद रखना इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पॉइंट्स में मुझे नहीं लगता इस पे कोई गलती करता है। और ये वाला पॉइंट, ये वाला अभी के आरटीपी में, सितंबर वालों के आरटीपी में, आईयूएस के क्वेश्चन में, अगर आपने प्लांट मशीन वगैरह किराए पे दिया है तो उसने क्वेश्चन में ये चेक किया है कि कितने बच्चों को याद है कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर सकते हैं, और क्वेश्चन में बोला है कंसीडर एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑल्सो। मतलब आपको ये याद रखना है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, ये याद रखना है। ठीक, फैमिली पेंशन वाली चीज पढ़ लो सर, अच्छे से पढ़ लो, ये लास्ट है, इसके बाद इसकी लिमिट चेंज हो गई है सर फैमिली पेंशन की। ठीक है, ध्यान रखना सर। इन केस ऑफ अ फैमिली पेंशन डिडक्शन 1/3 ऑफ सच इनकम और 15,000 दोनों में विचेवर इज लोअर अलाउएबल है, इससे ज्यादा जितना होगा वो टैक्सेबल है। ठीक है, बाकी इंटरेस्ट और एनहांस कंपनसेशन ये तो 50% हमें अलाउ हो जाता है। अमाउंट नॉट डिडक्टेबल, ये बहुत सिंपल है, पर्सनल एक्सपेंस आते नहीं है, ऐसा कोई भी अमाउंट जिसपे टीडीएस टीसीएस नहीं कटा हो, ये सब नहीं आता। ठीक है, जो सेक्शन 40 में डिसअलाउड है वो सब चीजें नहीं आती है। इसके बाद सीएमए वालों में बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन दिया तो है बट आता नहीं है सर, आता नहीं है। सीएमए वाले चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसका कोई सेंस नहीं है, आता ही नहीं है एग्जाम में। और डीप डिस्काउंट बॉन्ड से जो क्वेश्चन आया है एमसीक्यू आता है, राइटिंग में क्वेश्चन नहीं आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। तो एक बार सीएमए वाले इसको रीड कर सकते हैं, एकदम थॉरो स्टडी मत करना, रीड करके छोड़ देना। समझ आया? ये आईओएस का कंसेप्ट था। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे, देखना क्वेश्चन कोई मिस ना हो जाए। इसमें याद रखना वो जो मैंने बताया सर, एलिजिबल एलआईपी और ट्रिपल एलआईपी घोट के पी जाओ, वो एग्जाम में आएगा, उसको छोड़े मतलब खत्म, फिनिश। गया क्वेश्चन, कहां गया? चलो देखो, बस, is the amount of loan taxable as deemed dividend if the company is a company in which the public are substantially interested? No. हाँ, पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऊपर पढ़ेंगे सर। पब्लिक कंपनी में तो डीम डिविडेंड की बात ही नहीं आती, पहला आंसर तो यही है। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द लेंडिंग कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी है तो हम लड़ाई लड़ते हैं सर। चलो, राहुल आर रेसिडेंट इंडियन होल्डिंग 28% ऑफ द इक्विटी शेयर, 28% 10% से ज्यादा है सर। In a company took a loan of 5 lakh from the same company. On the date of granting the loan, the company has an accumulated profit of 4 lakh. तो डीम डिविडेंड कितना होगा? 4 लाख। डीम डिविडेंड 4 लाख होगा सर, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ये क्या क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। इससे प्यारा तो केस सिनेरियो में। याद रखना सर, केस सिनेरियो करना हर सब्जेक्ट का करना याद रखना। इस बार इसीलिए लोगों की अकाउंट्स में बैंड बजी, होशियारी में घुस गए सर, उन्हें लगा कि केस सिनेरियो क्या है, अकाउंट सब बनता है, सब बना लेंगे। जब इंस्टीट्यूट केस सिनेरियो दी ना, वो छुड़ गए लोगों के। क्योंकि याद रखना, किसी को पहले से आदत नहीं है केस सिनेरियो की, टैक्स की तो जन्मों की आदत है लोगों को केस सिनेरियो की। बाकी आपकी इच्छा, आपको लॉ में भी केस सिनेरियो नहीं आता, लॉ में भी तो चलो पहले से, ऑडिट में नहीं आता, एफएमएसएम में केस सिनेरियो नहीं आता आपको, और ये कॉस्ट में केस सिनेरियो नहीं आता। नहीं देख के जाओगे ना, डांड बच जाएगी सर, आदत नहीं रहेगी फिर। मुझे ना बोलियो, टैक्स में तो लोगों को आदत है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ऐसी बातें नहीं करते अपन। अपने सीएमए वालों में एमसीक्यू आता है, केस सिनेरियो नहीं आता, एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू इजी वाला आता है, ये तो है। चलो, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ, कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर ए चार्जेबल अंडर दैट आईयूएस एंड कैपिटल। आहा, दोनों पूछा। मिस्टर ए आर डीलर इन शेयर्स, भाई ये डीलर है तो इससे बहुत फर्क पड़ता है।
रिसीव द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। कल याद है जो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी वो डीलर इन शेयर्स। फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर बी कैश गिफ्ट ऑफ 75,000 ऑन हिज एनिवर्सरी, क्या ये टैक्सेबल है? आंख बंद करके। बुलियन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच वाज 60,000 ऑन हिज बर्थडे, क्या ये टैक्सेबल है? 50,000 से ज्यादा है। अ प्लॉट ऑफ लैंड, अच्छा अरे यार एक पॉइंट पूछूं आप लोग से, चलो थोड़े बहुत मजे लेना तो मेरा भी हक बनता है। कहाँ गया केस? 1920, अभी एवेल ही आएगा देख, अभी देखते। हाँ आ गया एवेल, एवेल इज बैक। सर इसमें ये, ओए ये पागल, इसमें ये जो वाइप वाला पॉइंट है ये इसमें कैसे टाइपिंग हो रही है? इसमें भी होता है क्या ये सब चीजें? वर्ड में भी होता है क्या? ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता था सर। हाँ ठीक है, वाइप वाले केस में आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बता दो कि जब मैं आईयूएस की टैक्सेबिलिटी चेक कर रहा हूं तो वाइप वाले केस में जितने में वो परचेस करी है और जितनी फेयर मार्केट वैल्यू है दोनों में से क्या लेना है? रेसिपिएंट क्या है? आप चाहो तो यहां से पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लो। अक्षय बियानी है, उसको उसकी वाइफ ने गिफ्ट किया सर 4 गोल्ड रिंग्स और उसकी वाइफ ने परचेज किया 35,500 में और फेयर मार्केट वैल्यू 37,429 है। सोच समझ के आंसर देखना कि सर जब मैं आईयूएस में अक्षय बियानी के हाथ में इनकम निकालने बैठूंगा तो परचेज प्राइस देखूं कि फेयर मार्केट वैल्यू देखूं? बोल रहा हूं जब केस सिनेरियो का लेवल अच्छा है तो है। बताओ सर, बस इतना ही बता दो मुझे। मैं बोल रहा हूँ वाइफ से मिला हुआ गिफ्ट गिफ्ट है, टैक्सेबल नहीं है, मैं तो खुद बोल रहा हूं नहीं है, पर वैल्यू कितनी लूं? क्योंकि आप बोलोगे सर फिर हम वैल्यू निकाल ही क्यों रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सर ऐसा कौन सा गिफ्ट है जिसको कंसीडर नहीं करते इनकम, उसका टोटल बताओ। तो उसका टोटल बताने के लिए तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना सर, तो कौन सी वैल्यू लूं बताओ मेरे को। फर्स्ट नहीं मैम, फिगर, फिगर और कोई कुछ। बताओ भाई 35,500 की 37,429, कितने लोग 35,500 वाले हैं? सब बता सकते हैं, अपनी राय तो सभी दे सकते हैं सर। और कितने लोग 37,429 वाले हैं? जितने लोग 37,429 वाले हैं उनका कंसेप्ट परफेक्ट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर परफेक्ट कंसेप्ट है। क्योंकि सर मूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाती है। रिसिपिएंट के हाथ की बात है, कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहा था मैं। कैपिटल गेन होता तो कॉस्ट देखते आप, हम आईयूएस की बातें किए थे। आईयूएस में तो हम फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं, कब कॉस्ट देखे दिखा दो मेरे को। प्रोविजन जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू। सर ऐसे ही थोड़ी बोला केस सिनेरियो बवाल है, बवाल है केस सिनेरियो। इसीलिए इसीलिए दिखाया, थोड़ी सी आंख खुल जाए सर आपकी, ये थोड़ा सा आपकी आंख खोलने के लिए था। ये टैक्स है, इसे मजाक ना समझे, क्योंकि ये अगर दिल पे ले लिया ना तो ये फिर मार्क्स पे रिफ्लेक्ट कर जाता है। आई बात समझ? बहुत प्यारा पॉइंट था ये। देखो फादर्स ब्रदर जो मैंने पॉइंट आपको बोला था केस सिनेरियो में, मेरा क्वेश्चन एक और है, चलो बता ही दो, मजे ले ही लेते पूरा। कार का क्या करूं? कैपिटल एसेट ही नहीं है, प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो आईयूएस में टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज द गिफ्ट नॉट कंसीडर्ड एज इनकम, इसमें कार लू की नहीं?
जब मैं इसका टोटल करूं तो इसमें कार लू कि नहीं लू? सोच लो, कार तो प्रॉपर्टी ही नहीं है, कार तो प्रॉपर्टी ही नहीं है। कितने लोगों को लग रहा है लेंगे? सोच लो, टेक योर टाइम, मैं क्या मना कर रहा। मैं अभी भी बोल रहा हूं कार प्रॉपर्टी नहीं है। आप चाहो तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ लो आईयूएस में, कार प्रॉपर्टी नहीं है। तो सर ये तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज इनकम? बताओ, कार लूं कि नहीं लूं? कितने लोगों को लग रहा है सर लेना है? कितने लोगों को लग रहा है नहीं लेना है? वाह, बाकी सब नोटा छोड़ दिए। सर कार को इसमें लेंगे सर, क्योंकि लिखा हुआ है गिफ्ट अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज इनकम। तो गिफ्ट तो कार भी मिली है ना सर, तो वो इनकम है ही नहीं सर। मैं तो टैक्सेबिलिटी के लिए प्रॉपर्टी देखता हूं। सर बहुत प्यारा पॉइंट है। जब बोल रहा हूं केस सिनेरियो देख के जाना, मतलब देख के जाना। मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स आपकी चॉइस, टैक्स में तो देख के जाना। अगर आप टैक्स में नहीं देख के जा रहे हो तो फिर आप अंधाधुंधी आंख बंद करके कुछ भी रिस्क ले रहे हो, कुछ भी रिस्क ले रहे हो फिर आप। आई बात समझ? समझ आई बात? ये तो मैं आपको दिखा दिया कि चलो ठीक है फाइन। चलो हम बैक टू अपने पीडीएफ में चलते हैं। ये तो वार्म अप टाइम पास था, ठीक है। देखो सर, a plot of land at Faridabad on 1st July 2023, the stamp duty value of which is 5 lakh on that date. Mr. B purchased the land in April 2009. ठीक है भाई, तो B से मिला है, ठीक है। B ने परचेज किया था 2009 में, और जब मिला है तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख है। क्या टैक्सेबल होगा? क्या 5 लाख आईयूएस में टैक्सेबल होगा मिस्टर ए के हाथ में कि नहीं होगा? होगा ना सर, विदाउट कंसिडरेशन है, 50,000 से ज्यादा है, क्या सोच रहे हो? अगला, मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी हु इज अ डीलर इन शेयर। ओ माय गॉड, ये तो डीलर इन शेयर दिया हुआ है सर, ऑफ एक्स लिमिटेड एट द रेट 400 रुपीज ईच ऑन 19 जून 2023। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच वाज 600 ऑन दैट डेट। ठीक है, मिस्टर ए सोल्ड द शेयर्स इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। तो सर ये इनकम जो आएगी ये कैपिटल गेन की इनकम होगी कि बिजनेस इनकम होगी? बोलो। बिजनेस होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों सर? डीलर इन शेयर्स है ना, और शेयर्स का ही काम हो रहा है, तो बिजनेस इनकम है सर। नेक्स्ट पॉइंट, next point. Further, on 1st November 2023, Mr. A took possession of the property of his building booked by him 2 years back at 20 lakh. ठीक है, the stamp duty value of the property as on 1st November 2023 was 32 lakh. तो सर 20 lakh प्लस 10% चेक करो, क्या 32 lakh इसमें कवर हो रहा है? नो। ठीक है, on the date of booking was 23 lakh. He had paid 1 lakh by account pay check on the down payment on the date of booking. तो हम कितनी लेंगे सर? 23 लेंगे सर, क्योंकि बुकिंग वाले दिन सर इसने चेक से पे किया है, तो उस दिन की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रहेगी वही लेंगे। तो 20 लाख प्लस 10% की तो कितना हो गया? 22। क्या 23 इससे ज्यादा है? यस सर। तो क्या यूएस में टैक्सेबिलिटी आएगी? यस। कितनी? कितनी आएगी यूएस में टैक्सेबिलिटी? 3 लाख। क्या सोच रहे हो? कैलकुलेट करने लायक भी कुछ नहीं है सर। On 1st March 2024, he sold the plot of land at फरीदाबाद for 7 lakh. फरीदाबाद वाली जमीन मिली थी इसको, ठीक है, और कितने में मिली थी? 5 लाख।
बेचा कितने में? 7 लाख। शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म है सर। 23 से 24 शॉर्ट टर्म होता है सर, 24 महीने देखते हैं सर। तो शॉर्ट टर्म है तो 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म क्या आ जाएगा? गेन। इजी क्वेश्चन था। मुझे लगा सिर्फ एक ही पॉइंट पे गलती हो सकती है शेयर्स के केस में, बाकी तो मुझे नहीं लगता इस पॉइंट पे कहीं पर भी गलती होने के किसी से कोई स्कोप है। शेयर्स वाले का ध्यान रखना, क्योंकि शेयर्स में आईयूएस में टैक्सेबिलिटी नहीं आ सकती क्योंकि बिजनेस इनकम है। ठीक है, ध्यान रखना, बाकी तो गलती होने के स्कोप नहीं लगते मुझे। चल, discuss the taxability or otherwise of the following in the hands of the recipient under section 56 subsection 2 clause 10 of the income tax act 1961. Akhil received 75,000 in cash from the niece of the Akhil, that is the daughter of Akhil's sister. Akhil is the कर्ता of the HUF. बताओ भाई टैक्सेबिलिटी है कि नहीं है? क्या टैक्सेबल है? यस। डॉटर कब से रिलेटिव में आई? नहीं। Tisha, a member of her father's HUF transferred a house property to the HUF without consideration. क्या ये टैक्सेबल है? नहीं सर, अगर HUF अपने मेंबर को या मेंबर HUF को ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी तो वो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होता है, टैक्सेबिलिटी नहीं होती है। क्लियर है ना? अगला, मिस्टर अक्षत रिसीव्ड 100 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड एज अ गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ हिज 25th एनिवर्सरी. The fair market value दिया हुआ है on this date was 100 rupees per share. He also received jewelry worth 45,000. तो शेयर्स कितने के मिले? 10,000। ज्वेलरी कितने की है? 45। दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 55। सर क्या 50,000 से ज्यादा हो गया? यस, टैक्सेबल है। याद रखना मूवेबल, हाँ हाँ नहीं, ये कि मूवेबल है, मूवेबल है तो एग्रीगेट करके चेक करते हैं, ये ध्यान रखना। मैरिज एनिवर्सरी तो सबको याद रहेगा कि टैक्सेबल होता है। किसान HUF गिफ्टेड अ कार, कार तो कैपिटल एसेट नहीं होती, क्या ही पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये यहीं पर व्हाट, अच्छा ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस। मिस्टर हरी प्रॉपर्टी डीलर है सर, डीलर है डीलर, तो सेक्शन 43C sold a building in the course of his business to his friend Mr. Rajesh, who is a dealer in automobile spare parts for 90 lakh on 1/1/2024 when the stamp duty value was 150. The agreement was however entered on 1/9/2023 when the stamp duty value was 140. Mr. Hari received a down payment of 50 lakh by cross check. तो cross check को अपन क्या मानते हैं? कैश। तो हमारे लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 लाख ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्री। ठीक है, तो 150 माइनस 90 करोगे तो 60 लाख का क्या आ जाएगा? इंडेक्सेशन करूं कि नहीं करूं? अरे प्रॉपर्टी डीलर है, इंडेक्सेशन कहां से आया? वो तो कैपिटल गेन में आता है। 60 लाख क्या आ जाएगी? बिजनेस इनकम। ठीक, सामने वाले ने जो लिया है, सामने वाले ने भी तो एज अ कैपिटल एसेट लिया है, तो उसके हाथ में क्या आ जाएगा? आईयूएस में टैक्सेबिलिटी 60 लाख की। ये समझ आया? ठीक, इसके बाद देखो, डिस्कस है टैक्स इम्प्लीकेशन इन द एंड्स ऑफ हरी और राजेश। राजेश के हाथ में तो आईयूएस आ जाएगा और हरी के हाथ में पीजीपी। Assuming that the Hari has purchased the building for 75 lakh. ओहो, परचेज कितने में किया? 75 लाख। तो सर ये 150 लाख माइनस 75 लाख करेंगे, 90 नहीं करेंगे। सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट है सर। 150 माइनस 75 करेंगे तो 75 लाख का क्या आ गया? पीजीपी की इनकम। मेरा क्वेश्चन है सर, राजेश के हाथ में आईयूएस की इनकम कितनी आएगी? 60 की 75 लाख, ये बता दो। राजेश के हाथ में कितनी आएगी? 60 की 75? 60 आएगी, क्योंकि राजेश ने पैसा कितना दिया है? 90 दिया है ना सर, 90 तो वो बेचारा दे दिया है, तो डिफरेंस कितना है? 60 ही तो है सर। ठीक है, वो 10% वाली कहानी चेक करना होता है ना, 10% एंड 50,000, ये अलग से दिख रहा है, उससे ज्यादा है। ठीक, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ हरी वाज अ स्टॉक ब्रोकर इंस्टेड ऑफ अ प्रॉपर्टी डीलर? तो फिर इस केस में सेक्शन 50C आ जाएगा पिक्चर में, और 50C अगर पिक्चर में आया तो फिर वो इंडेक्सेशन करना पड़ेगा आपको।
75 लाख है, उसका इंडेक्सेशन करना सर, इंडेक्सेशन करके कैपिटल गेन निकालना। और राजेश के हाथ में तो सेम रहेगा सर, राजेश के हाथ में क्यों बदलेगा, सेम रहेगा। अरे 5th क्वेश्चन गया बीच में कहीं। अच्छा ये तो आप पढ़ लेना। कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी बाय इंडिविजुअल और इज लीगल एयर इज टैक्सेबल, नो सर, वो एग्जेम्प्ट होता है। ये रहा, ये बहुत इजी है सर। इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन रिसीव बाय मिस्टर जी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देखो कितना रिसीव हुआ है, 5 लाख। जिस साल रिसीव हुआ है उस साल टैक्सेबल होता है, किसी भी साल का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस साल मिलता है उस साल टैक्सेबल होता है। तो 5 लाख इस साल मिला, 5 लाख का 50% एक्सपेंस अलाउड है, बचा 50% टैक्सेबल है। ये बहुत सिंपल है। आगे आओ, नहीं नीचे होगा ना क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन थ्योरी होता है, ये होमवर्क है। क्वेश्चन 2 देखो, examine whether the following are chargeable to tax and the amount liable to tax. A sum of 1,20,000 was received as a gift from a non-relative by Raj on the occasion of the marriage of his son Praveen. टैक्सेबल है कि नहीं, क्यों नहीं, टैक्सेबल होगा ना, बेटे की शादी है, उसकी शादी थोड़ी के सर, टैक्सेबल है ना। अगला, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन, ये तो हमने बोला 50% एक्सपेंस अलाउड है, 50% टैक्सेबल है। अगला सर ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, एनहांस कंपनसेशन 5 लाख, इसका 50% एक्सपेंस अलाउड, 50% टैक्सेबल। अगला देखो, compute the income if any accessible under the IUS, देखो the following detail has been furnished by Himali pertaining to the year ended 31st March 2024. Cash gift of 51,000 from her friend on the account of her Shashti Pratap Purti, a wedding function celebrated on her husband completing 60 years of age. Taxable है sir. On the above occasion, diamond necklace worth 2 lakh was presented by her sister living in Dubai. Exempt है ना, sister है। When she celebrated her daughter's wedding, her friend assigned Mrs. Himali favor a fixed deposit held by the said friend in a scheduled bank. The value of the fixed deposit and the accrued interest on the said date was 52,000. क्या होगा इसका, किसके हाथ में, उसकी बेटी की, उसके हाथ में। ठीक है, यहां तो इजी था, सिंपल था। देखो, एग्जामिन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये इतना ही है। हाँ, मिस्टर बी ट्रांसफर्ड, नालायक, Mr. B transferred 500 shares of R Private Limited to B Company Private Limited on 10/10/2023 for 3 lakh, when the fair market value was 5 lakh. ठीक है, index cost of acquisition of share for Mr. B was computed at 4,45,000. The transfer was not subject to STT. Okay. Determine the income to be chargeable to tax in the hands of Mr. B and B Company Private Limited. बताइए सर, बी के हाथ में बता दो, फिर बी कंपनी के बाद बता दो। चलो बी के हाथ में तो मैं बता देता हूं, बी कंपनी का आप बता दो, तो हम माने कि आपने कुछ सीखा है कैपिटल गेन या आईयूएस, नहीं तो आप झक मार रहे हो। सर बी कंपनी के हाथ में आप लोग बताओ, बी के हाथ में मैं बताऊंगा पक्का। बी कंपनी के हाथ में 2 लाख आईयूएस में पक्का।
बताओ जल्दी भाई। चलो और इसका आंसर देखते हैं, कुछ सिखाते हैं आप लोगों को आगे भी। पढ़ो सर। इसका कुछ अच्छा बताता हूँ मैं आपको। आप लोग पढ़ो, फिर मैं आपको देखना कैसे कंफ्यूज करता हूँ। पढ़ो इसको। पढ़ लिए पक्का? मेरा क्वेश्चन है सर, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 में जो बेनिफिट्स मिलते हैं 50,000 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू का, वो बेनिफिट क्या कंपनी के लिए? सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 में जो बेनिफिट्स मिलते हैं 50,000 कैश गिफ्ट, 50,000 फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखते हैं, वो किसके लिए? कंपनी के लिए कि इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए? नवंबर 2022 क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन था सर। बच्चों का होश उड़ गया, बोले अबे ये तो सोचे ही नहीं हम तो पूरा पढ़ के आ गए, कैश गिफ्ट ये वो सब पढ़ लिए। होश उड़ गए थे लोगों के जब ये क्वेश्चन आया था। तो ये वाला तो सड़ा है, इस पे कुछ नहीं है। मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछा क्योंकि मेरे को याद आया ये। जाओ जाके पढ़ो समरी बुक, वो किसका है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ किसके लिए है वो? भग से बंद कर दिए थे ना, इसीलिए मैं मजे लिया। नहीं बंद करते तो मैं मजे नहीं लेता। एनी पर्सन लिखा है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था, एग्जाम में जब इसका क्वेश्चन आया था, जानबूझ के वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन में यह दिया गया था कि कंपनी को 51,000 का गिफ्ट मिला है। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कंफ्यूजन क्यों होता है, इसका एक रीजन है, इसका एकदम एक जेन्युइन रीजन है। अगर आप नीचे एग्जेम्पशन में जाके देखो तो एग्जेम्पशन जो दिया हुआ है वो किस प्रोस्पेक्ट पे दिया है?
इंडिविजुअल एचयूएफ के प्रोस्पेक्ट पे दिया है, और जब वो ऊपर बातें बता रहा है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 और क्लॉज 10 पे, तो वो एनी पर्सन को कवर करता है। होता ये है कि जब आप एग्जाम में बैठोगे, अभी तो शायद नहीं, अभी तो मैं भी हूं और अब मैंने आपको क्लियर भी कर दिया, बट जब आप एग्जाम में बैठोगे तो हद से ज्यादा चांसेस है कि ये गड़बड़ हो, हद से ज्यादा चांसेस है कि ये गड़बड़ हो, भयानक चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। घुमा दिया था सर नवंबर 2022 में, अभी तो याद है सर, चलो रिसेंट में रिवाइज किए, चीजें दिमाग में रहेगी सर, बट बिलीव मी बहुत गजब घुमाया था इसमें, बहुत गजब, अच्छे खासे स्टूडेंट घूम गए थे सर इसमें। क्योंकि सर हुआ ये था, कंपनी को गिफ्ट मिला है, लोगों को ये अंदर ही नहीं गया। इंडिविजुअल एचएफ की हमें आदत होती है गिफ्ट मिला है गिफ्ट का ट्रीटमेंट करना, कंपनी के सेंस में लोगों ने सोचा ये कहां से आ गया भाई, कंपनी को कौन देता है गिफ्ट, गिफ्ट तो कोई किसी को भी दे सकता है, कंपनी को भी गिफ्ट मिल सकता है, ऐसा कहां लिखा है कि कंपनी को गिफ्ट नहीं मिल सकता। तो ये पॉइंट मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे से ध्यान रखना, गलती होने के बेहद स्कोप, छोटे छोटे पॉइंट से पता है इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाती है। जैसे मैंने अभी आप लोग को आरटीपी का बताया था ना, अभी वाली आरटीपी का, क्या चमत्कार करी इंस्टीट्यूट, बहुत प्यार से एक वर्ड पे खेली है, सिर्फ एक वर्ड पे खेल दिए पूरा। अगर वो वर्ड किसी को नहीं आता तो पूरा ब्लाइंड हो आप, पूरा ब्लाइंड हो, छू नहीं पाओगे उस आरटीपी को, आप बना नहीं पाओगे आप। बहुत प्यारा सेक्शन 44 एडी और एबी, ये दो सेक्शन में इतना खेल दिए जितना एक जीवन में एक आदमी नहीं सोच सकता कि इतना कोई खेल भी सकता है उस सेक्शंस पे। बहुत गजब खेली इंस्टीट्यूट। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको, अमेंडमेंट वाले जो पार्ट है उसके अगर एक वर्ड भी है तो उस वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ना, अमेंडमेंट के कोई भी वर्ड पे मजाक ना करना, नहीं तो बैंड बच जाएगी सर। ठीक है, बाकी तो ये तो बहुत सिंपल था सर। मिस्टर सी, पता नहीं क्या नाम है, is employed in a company with a taxable salary income of 5 lakh, he received a sum of 5 lakh from Atma Charitable Trust। सर आत्मा चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला है, क्या ये एग्जेम्प्ट है? बोलो, इसको भी सोच रहे हो? हद हो गई रे भगवान भगवान भगवान, क्या ही सोच रहे हो राम मालिक। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, रुको मैं आपको दिखाता हूं कहां पर मिलेगा वो क्वेश्चन। हमारे पास टाइम है हमारे पास, मैं एक अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। हाँ, क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन देखा मैं, चलो देखते हैं, हमारे पास टाइम है तो हम क्या करेंगे। जहां तक शायद आरटीपी में, इनको रोज सवेरे उठ के प्रणाम किया करो, यही आपके करता धरता है। ऐसे मौसम में कुछ कहा। सोचो ये कैपिटल रिसिप्ट वर्ड पूरे इनकम टैक्स में नहीं पड़े, साले ने 44 एडी में कैपिटल रिसिप्ट पूछ दिया, हद हो गई जी। कुछ कहा, कुछ कहा। ये एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 8 नंबर का पॉइंट देखो, लोन ऑफ 2 लाख वाला, ये पॉइंट सैलरी का क्वेश्चन था, बट अच्छा पॉइंट था ये, बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, सैलरी थोड़ा सा याद है, एजुकेशन फैसिलिटी, अलाउंस की बात नहीं कर रहा हूं, फैसिलिटी 1,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होती थी, याद आया? उससे ऊपर मिलता था तो टैक्सेबल है। मेरे को 9th पॉइंट का ट्रीटमेंट बता दो। 900 ही मिला या तो 9th पॉइंट, 9th पॉइंट, बच्चे चलेंगे, सिस्टर्स का वर्ड नहीं है,
ये एक अच्छा पॉइंट कि ये टैक्सेबल है। अच्छा, लीव ट्रेवल कंसेशन ये तो पढ़े थे हम, याद है ना? 2 बच्चा, पहला एक हो गया, अगला जुड़वा हो गया तो भी 2 ही काउंट करते हैं। ये तो वही था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। एक पॉइंट और था यार, वो कहाँ है? कभी अगर आपको लगे कि हम टीडीएस और रिटर्न फाइलिंग बहुत अच्छे से सीख गए, अपने आप को तोपचंद समझना चालू कर दो, क्वेश्चन नंबर 9 बना लेना। मौसम में तुमने कुछ कहा, ये बनाओगे? कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट घुमाने वाला क्वेश्चन है। साले जानबूझ के सीआईआई देते हैं, जबकि इक्विटी शेयर्स में अगर लिस्टेड हो तो सीआईआई की जरूरत ही नहीं है। देखो मजे ऐसे लेती है इंस्टीट्यूट, चेक करती है कितने बच्चे सही पढ़ के आ रहे हो, कितने गलत पढ़ के आ रहे हो। एक पॉइंट अच्छा वाला मिल नहीं रहा है तो अच्छे पॉइंट्स है यार, आप लोग देखना। चलो वैसे छोड़ो, इतने में तो अभी अपन खत्म करते हैं, जब लोग आप लोग आरटीपी देखोगे तो और चीजें समझ आएगी। ठीक, ये हमारा प्रैक्टिकली खत्म हुआ आईयूएस। अब नेक्स्ट क्लास में हम टीडीएस टीसीएस वो करेंगे, और उसके बाद फिर हमारा सैलरी, फिर हम इनकम टैक्स से मूव कर जाएंगे सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।